નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 અને વિષય છે હિન્દીમાં પાઠનું નામ છે કચ્છ કી સેર, જેનો પ્રકાર છે યાત્રાવૃત્ત। તો આ સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવવાના છીએ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। અને બીજું કે આ વિડીયો અવશ્ય તમને ગમશે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, તમારા અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોની લિંક શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો શરૂ કરીએ આ વિડીયો। एमा प्रश्न पहलो है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो प्रश्न पहलो है कि यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो तेनो साचो उत्तर आवे छे सी भचाऊ। बीजू कंडला क्या है? तो सही उत्तर डी है बंदरगाह है। तीजू कच्छ में 72 जिनालय कहा है? तो सही उत्तर ए है मांडवी में। चौथो सुजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाले एक रिक्त स्थान है, यानी कि उसका सही उत्तर भी संस्था है। दूसरा प्रश्न के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और उसमें पहली है कि सामखियाली को हम कच्छ का रिक्त स्थान कह सकते हैं, यानी कि प्रवेश द्वार कह सकते हैं। दूसरा है कि गांधीधाम में रिक्त स्थान प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई थी। तो उत्तर सही है सिंधी। तीसरा, हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, यानी कि सही उत्तर मजार है। चौथो, गांधी स्मृति का स्थान रिक्त स्थान में है, यानी कि आदिपुर में है। और खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, यानी उसका सही उत्तर है सूरजबारी। तीजो प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है कि कच्छ को हम म्यूजियम कहते हैं क्योंकि उसका सही उत्तर क है यह अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। दूसरा वाक्यांश है कि नखत्राना लोकप्रिय स्थान है क्योंकि उसका सही उत्तर ब है कि यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। तीसरा, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है कि कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो उत्तर है कि गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई थी। दूसरा प्रश्न है कि भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। और पहला है मरुभूमि या रेगिस्तान। तो उसका उत्तर है कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्राय ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूसरा है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यह कई प्राचीन इमारतें भी है। आगे का है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल।
तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। આગળનું છે કે कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यह भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है कि पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवाह की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। बीजू चेक आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखी। तो અહીંયા પત્ર લખનાર વ્યક્તિનું સરનામું અહીંયા આપેલું છે। પ્રિય મિત્ર આરુષિ અને તે પોતાના મિત્ર આરુષિને પત્ર લખી રહ્યો છે। કહે છે કે સપ્રેમ નમસ્કાર, आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसे सुना वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने से सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और
मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए, कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र आलोक। सातमું છે કે અપૂર્ણ કહાની કો પૂર્ણ કીજીએ। તો અહીંયા વાર્તા છે એ અડધી આપેલી છે, આપણે પૂરી કરવાની છે। तो एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उनके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। ત્યારબાદ દિए ગયે પરિચ્છેદ કા હિન્દીમાં અનુવાદ કીજીએ। તો અહીંયા ગુજરાતીની અંદર એક ફકરો આપેલો છે, એનું હિન્દીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનું છે। તો જવાબ જોઈ લઈએ। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। આગળનું છે કે दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। तो पहला शब्द सितारा है। तो आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चम चम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो सितारा है। दूसरा, गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो यह हाथी है। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। तो चिराग है। और ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो पाठशाला है। 10मुं, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા ઉત્તર જોઈ લઈએ। તો પહેલામાં અભિવાદન, ત્યારબાદ અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા और हमदर्द આવે છે આપણો જવાબ। ત્યારબાદ 11મો છે કે इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रशासकीय शब्दों છે એની અંદર આપણે પહેલું જોઈએ સચિવ। તો વાક્ય मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। બીજું कनिष्ठ। तो कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। ત્યારબાદ वरिष्ठ। तो वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। चौथું प्रभाग। तो फिल्म प्रभाग आज बंद था। 5मો शब्द अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। ત્યારબાદ 12मो प्रश्न कि दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कि दयावान, राजा बहुत दयावान था। बीजो शब्द है मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तीजो शब्द कृपालु, तो संत कृपालु होते हैं। चौथुं है कि थोड़ा सा, तो दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। 5मो शब्द अच्छा, तो मोहन सबसे अच्छा लड़का है। 6ठું सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। और 7मું प्रिय शब्द है, तो गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ બીજો કચ્છ કી સૈર અને તેની સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કરી દીધો છે।
તો ચોક્કસથી તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને હમણાં જ આ વિડીયોની લિંક તમારા અન્ય મિત્રો સુધી પહોંચાડવાનું પણ ભૂલતા નહીં. અને બીજું કે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો તમે નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો જેથી આવનાર તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી મળશે. તો કોઈક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.